टेंथ क्लास के यूपी बोर्ड के हिंदी का पेपर आप कैसे लिखेंगे, इसको बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत कम समय में हम पूरा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे इसको ओएमआर शीट पर करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग पूरा भर करके अभी 20 के 20 बताएंगे। इसके बाद पूरा प्रश्न जो है कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये पेपर आपका इस प्रकार से आएगा। 15 मिनट आप विद्यार्थियों को दिया जाएगा प्रश्न पढ़ने के लिए, और खंड 2 होंगे, एक खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इसको ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना है। और दूसरी बात, खंड बा में जो भी है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और ओएमआर शीट पर जो अंकित है उसको ना तो काटना है और ना ही इरेजर और ना ही व्हाइटनर का उपयोग करना, ये आप सावधानी रखेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न जो है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, हमको पता है शुक्ल युग के। तो ये तीसरा सही है। तो पहले का ये देखिए ओएमआर शीट पर ये तीसरा वाला इसको भर देंगे, ठीक है। और प्रश्न पत्र में ये जो है पत्र क्रमांक कैसे भरा जाता है इसको हम बता चुके हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसका क्या है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना, यानी ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला भर देंगे। और दूसरा, गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, यानी पहला वाला सही है। तो तीसरे में पहला वाला भर देंगे, पूरा गोला काले बॉल पॉइंट पेन से करेंगे। और शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, ये है 1919 से 1938 तक, यानी बी वाला सही होगा। तो चौथे में बी भर देंगे इस प्रकार से। और पांचवें में नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है, ये आत्मकथा, यानी बी वाला सही हो जाएगा। तो इसमें हम बी को भर देंगे इस प्रकार से। और फिर अब इसके बाद अगला छठवां प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास ये किस युग की रचना, ये द्विवेदी युग की रचना, यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। तो छठवें में ए, देखिए छठवां है ये ना, छठवें का ए, इसमें ए वाला पूरा काला कर देंगे। अब ये भरेंगे हम लोग, छठवें में भी ए भर देंगे, ये हो जाएगा आपका। इसको अच्छी प्रकार से काला करना, ना तो ये बाहर आने पाए और पूरा अच्छे से काला हो जाए। और फिर सातवां देखिए, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला हम सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ये सातवें का सी हो जाएगा। तो ये सातवें में सी को करेंगे। अब जैसे सातवें में ए बी सी डी है ना, तो ऐसा ना करना कि ए बी इसमें से कोई दो कर दें, तो दो नहीं करना, कोई एक ही करना। यदि दो करेंगे तो कॉपी चेक ही नहीं होगी। अब इसके बाद आठवां प्रश्न, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी बी वाला सही हो जाएगा। आठवें का बी ये काला कर देंगे इस प्रकार से, ये हो गया, काला हो गया। और नौवें में क्या है, नौवां प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल देखिए ये ऑप्शन ये दिया हुआ है, इतने से इतने तक, ऐसे इस प्रकार से। तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो देखिए अब तक लिखा हुआ है ना, तो ए वाला सही हो जाएगा। तो नौवें में ए वाला होगा, तो ए वाला भर देंगे हम। ये नौवां प्रश्न हो गया। अब 10वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, तो इसमें हम भर देंगे डी वाला। तो 10वें में ये डी भर देंगे इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन याद करके जाओ, पहले में तीसरा दूसरे में पहला, ऐसा नहीं, जैसा प्रश्न रहेगा उस हिसाब से होगा, ठीक है ना। चलिए अब 11वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, सी वाला। तो 11वें में हम लोग सी भरेंगे पूरा इस प्रकार से, ये सी वाला भर देंगे। अब इसके बाद 12वां प्रश्न, सोहा तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता पर प्रभाव प्रकाश। तो इसमें जो है देखिए, मनु मानो जनु जानो मनो जनो ज्यों त्यों जिसमें आ जाता है उसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें 12वें में हो जाएगा बी वाला। तो इसको बी को काला कर दीजिए, ये हो गया काला। अब इसके बाद 13वां प्रश्न क्या है, 13वें प्रश्न में कह रहे हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। तो ये 13वें का सी, 13वें में ये सी भर देंगे इसको हम, ये हो गया। अब 14वां प्रश्न, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण में आ, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें, 14वें में डी वाला। तो 14वें में हम डी भरेंगे इसको इस प्रकार से, ये हो गया। अब इसके बाद 15वां, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, यानी इसमें जो है रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं।
तो डी वाला आप भरेंगे, 15वें में भी डी वाला हो गया। अब 16वां प्रश्न देखिए। 16वें प्रश्न में क्या है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है, यानी सी वाला सही हो जाएगा। 16वें में सी वाला भर देंगे हम लोग, ये हो गया सी वाला, 16 हो गया। फिर 17वां आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? ये ऑप्शन मिल गया आपका, अश्रु अंशु रोना आंख, तो क्या होगा, अश्रु हो जाएगा। यानी 17वें में पहला वाला सही हो गया। 17वें में कौन सही हो गया? पहला वाला, यानी ए वाला, तो इसमें ए को काला कर देंगे, ये हो गया। अब 18वां प्रश्न क्या है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा 18वें में। 18वें में आपका ये ए वाला सही हो गया। अब फिर 19वें में क्या है, 19वां प्रश्न है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां का डी हो गया आपका, 19वें का डी। अब फिर 20वां प्रश्न क्या है, ताभ्य, 19वां हो गया। 20वां क्या है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, यानी वह, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देंगे। अब यहाँ गोला काला करने के बाद फिर नीचे आएंगे, इसमें भी भरना है आपको। ये देखिए, ये आपका पहले में जो है, पहले में सी वाला सही है, तो यहाँ नीचे जो दिया हुआ है इसमें हम सी को भर देंगे, ठीक। और दूसरे में ये हो गया पहला, ठीक। चलिए ऐसे कर देते हैं। अब दूसरे में ए हो गया, तीसरे में ए हो गया, चौथे में बी हो गया, पांचवें में बी है, तो पांचवें में यहाँ जो है, पांचवें में देखिए ये बी है, पांचवें में बी है, तो यहाँ पांचवें में यहाँ बी लिखेंगे हम, ठीक। छठवें में देखिए ए है, तो छठवें में यहाँ प्रश्न में ए लिखेंगे। और सातवें में सी है, तो यहाँ सी भरेंगे, सातवां हो गया। आठवां में, आठवां जो है ये आपका बी है, तो आठवें में यहाँ बी लिखेंगे। इस प्रकार से क्रमशः लिखते जाएंगे। ए हो गया, और 10वां में डी हो गया, और फिर 11वें में देखेंगे हम लोग, 11वें में सी है, 11वें में ये क्या है, सी है, और 12वें में बी, 12वें में का बी हो गया, और फिर 12वें में बी हो गया, 13वें में आपका ये सी हो गया, तो 13वें में यहाँ सी भर देंगे। 14वें में कितना भरना है, डी हो गया। 15वें में कितना भरना है, डी, इसमें भी हो जाएगा। 16 में सी है, और 17 में ए है, तो इस प्रकार से भरेंगे। 18 में भी ए है, तो यहाँ भी ए लिख देंगे। 19 में डी है, तो यहाँ डी भर लीजिए, और फिर इसमें 20वें में सी है, तो इस प्रकार से ये भरेंगे, ठीक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ देखिए परीक्षार्थी का एक हस्ताक्षर यहाँ पर होगा, ये हमने खुद किया है, और एक यहाँ पर भी होगा, इसमें भी हस्ताक्षर कर देना है। या आप नाम लिखते हैं तो यहाँ नाम लिख देंगे, ठीक। बस इतनी काम करना है OMR सीट पर 20 नंबर के लिए। ये देखिए यहाँ जो है प्रश्न पत्र का मार्क यहाँ पर हमको लगाना था यम और जी करके, और यहाँ पर यम और जी लिखना भी है। तो इतना काम हमको करना है OMR सीट पर। अब देखिए प्रश्न का अगला प्रश्न आपका ये है खंड ब से। तो खंड ब से प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न 2-2 नंबर का, 6 नंबर का होगा। या कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। तो इसको जो है पढ़ लेंगे आप अच्छे से। तो आप जो है 10वीं क्लास की ये गद्यांश वाली किताब आप पढ़े हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से, यानी किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन से हैं। तो ये पता चल जाएगा, तो आप संदर्भ आसानी से लिख पाएंगे। और ये रेखांकित अंश जो होगा उसकी व्याख्या करनी होगी दूसरे प्रश्न में। और तीसरा जो है, एक प्रश्न दिया रहता है, तीसरे में एक प्रश्न दिया रहता है, कभी कभी 1, कभी कभी 2, कभी 3, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ 1 दिया तो 1 का उत्तर आप लिखेंगे। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसका उत्तर इसी गद्यांश में होता है। आप इसी में से छांट करके आप आसानी से लिख सकते हैं बना करके। तो चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसमें जो है प्रश्नोत्तर नंबर कैसे डालेंगे, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसी प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, 90 + 95
5+ आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए खंडवा है, ये देखिए खंडवा था ना, तो यहाँ हम लिखेंगे खंडवा, इसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं करेंगे तब भी ठीक है अंडरलाइन, तो खंडवा तो जरूर लिखना है। फिर इसी के नीचे आप लिखेंगे, देखिए इसी के नीचे हो सके लिखिए और अच्छा रहेगा। और प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, अब इसके नीचे जो है डबल लाइन आप खींच लेंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसमें पहले आप जो है संकेत कहेगा नहीं लिखने को, लेकिन आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को आसानी होगी कि संकेत से वो पता चल जाएगा कि किस गद्य खंड का, किस गद्यांश का उत्तर आपने लिखा है। तो यहाँ देखिए कोई बात नहीं, और लास्ट में और देखता था, तो इसको आप इस प्रकार से आप लिख देंगे, या इसी में से जो है आकर्षित होते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब देखिए गद्य खंड है तो जिसमें गद्य खंड है उसमें हम लिखेंगे गद्य खंड, और जिसमें पद्य खंड है उसमें लिखेंगे पद्य खंड। तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, अब देखिए गद्यांश वाला है तो यहाँ लेखक लिखेंगे, और जब पद्य वाला होता तो यहाँ रचयिता लिखते हैं। अब लेखक का नाम लिख देंगे इस प्रकार से। रेखांकित अंश की व्याख्या, अब रेखांकित अंश कौन सा है, या कोई बात नहीं है कि स्वभाव के रूप, अभी पढ़ा हमने आकर्षित होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी की मित्रता के लिए स्वभाव और रुचि समान होने की धारणा गलत है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि वाले व्यक्तियों में क्या होती है, भी मित्रता संभव होती है। लोग विभिन्नता देखकर भी आकर्षित होते हैं, जैसे दुर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ और दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्त की ओर आकर्षित होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और एक चीज हमने नहीं बताया, फिर से बता दे रहे हैं, देखिए ये डबल लाइन आप खींचना चाहें तो इसको खींच सकते हैं, इसको एक ही तरफ खींचना, कॉपी में एक तरफ ही खींचिए। सिंगल लाइन भी यहाँ खींच सकते हैं, या इसमें खींचना चाहें तो डबल लाइन भी यहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, डबल लाइन खींचेंगे तो इस तरीके देखिए पास ऐसे करके। ठीक, अब उत्तर तीसरे वाले का उत्तर आप इस प्रकार से ये दे देंगे। अगला प्रश्न जो है ये पद्यांश वाला जो होगा, ये पद्यांश वाला दूसरा ये आपका हो गया। पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, और ये जो है अंधे को सब कुछ दर्शाई, इस प्रकार से ये है। तो पद्यांश का संदर्भ लिखना, संदर्भ इसी प्रकार से आप लिखेंगे, रचयिता करके, पद्य खंड करके, और रेखांकित अंश की व्याख्या आप इसको पढ़ चुके हैं तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा उसी प्रकार से। अब आगे संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ की जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसमें से किसी एक का हिंदी सहित अनुवाद करेंगे आप अच्छे से। और फिर संस्कृत पद्यांश में से ये आपका जो है संस्कृत वाला, ये तीसरा वाला प्रश्न ये आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर का, अनुवाद करेंगे 3 नंबर का, ये आपको मिल जाएगा। तो इसको जो है छोड़ना नहीं है, यदि नहीं आ रहा है फिर भी उसको बना के अच्छे से जरूर लिख करके आना है, अस्पष्ट शब्दों में, अस्पष्ट अक्षर में, है ना। तो जो है राइटिंग, इसमें विशेष ध्यान दीजिए कि स्पष्ट यदि आप लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात आगे देखिए, चौथा प्रश्न क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में आप संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे इसमें किसी एक का। और पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। ये गद्य खंड में जिस राज्य में जो गद्य खंड होगा वो अपना सबको पता होगा, उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद 6वां प्रश्न, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय। आप जीवन परिचय किसी एक का लिखेंगे, और जीवन परिचय में आप ध्यान दीजिए कि जब जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें जो है अंडरलाइन करके, उसमें किनारे की तरफ अंडरलाइन करके, इसको आयताकार बॉक्स में इस प्रकार से बंद करके उसमें जो है संक्षिप्त परिचय जरूर देंगे। ठीक है, और लास्ट में अंत में रचनाएं, उनकी रचनाएं जो भी होंगी उनको लिखेंगे, आपको जो याद रहेगा उसको लिख देंगे। और 6वां प्रश्न में जीवनी जो है ये कवि की जीवनी और लेखक की जीवनी उसी प्रकार से लिखेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न में ना आया हो तो आप कम से कम दो श्लोक याद करके जाएंगे, हो सके तो 3 याद कर लीजिए। क्यों 2 कह रहे हैं, क्योंकि लिखना तो एक ही है। अगर इसी में आ गया श्लोक तो क्या करेंगे, जो याद करके आप गए हैं वही श्लोक आ गया एग्जाम में, पेपर में आ गया वही, तो आप क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कम से कम 2 या 3 श्लोक आप याद करके ही जाएंगे। और 8वां प्रश्न क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो संस्कृत में उत्तर आपको इसका देना रहेगा।
अब देखिए इसमें जो है 4 प्रश्न है, 4 प्रश्नों में किसी 2 का उत्तर, तो बहुत ही आसानी से आप इन 4 प्रश्नों में से किसी 2 का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसमें ज़रूरी नहीं यही प्रश्न आए, दूसरा प्रश्न हो सकता है, और वो प्रश्न जो भी होगा उसमें जो है 4 प्रश्न होंगे, किसी 2 का उत्तर लिखना रहेगा आपको। और इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, और फिर निबंध आप व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे और हेडिंग डाल करके, है ना, हेडिंग पहले लिख देंगे सब कुछ, और इसके बाद फिर एक एक की व्याख्या क्रम से करते जाएंगे। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो एक पत्र लिखना है, उत्तर प्रदेश रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये आप पत्र लिखने की जो है तरीका आप अच्छे से जान चुके हैं, इसको जो है स्पष्ट शब्दों में आप लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि आपको एग्जाम में क्या याद रखना है कि पहली बात तो कोई प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है, सभी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट अक्षरों में आपको लिखना है इस प्रकार से, है ना। और दूसरी बात कि आप जो है ये शुरुआत वाला इसमें OMR सीट पर मार्क जो है स्पष्ट जो है सही से अच्छे से भरेंगे, उसको ध्यान दे करके, यदि इसमें गलत कर दिया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, अच्छे से पेपर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।